Hello guys, welcome back on my channel Education Hub Easy Way. So guys, today I am talk about chapter number 2 of biology class 12. Guys, आज हम पार्ट 8 की बात करेंगे। हम पार्ट 7 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो गाइस, आज हम इस चैप्टर के डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, चलिए गाइस तो हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो इसके लिए हम डायग्राम से देख लेते हैं। पहले हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे डबल फर्टिलाइजेशन को। ये एम्ब्रो सेक का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब 2 मेल गैमेट को लेकर आएगी और फिलिपम अपरेटस के थ्रू क्या करेगी, सिनर्जिड के पास पहुंचेगी। तो यहाँ जाकर वो दोनों मेल गैमेट को क्या करेगी, रिलीज कर देगी। पोलन ट्यूब दोनों मेल गैमेट को रिलीज करने के बाद एक जो मेल गैमेट है वो किसके साथ मिल जाएगा, एग के साथ मिल जाएगा। एग के साथ मिलने पर क्या होगा, वहाँ पर सिंगेमी होगी। सिंगेमी इट मीन्स क्या है कि वहाँ पर 2 सेल मिलेंगी और फर्टिलाइजेशन होगा, एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी 2 गैमेट मिलने पर क्या होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो एक एग और एक फीमेल एग है और क्या है, यहाँ पर एक मेल गैमेट है। दोनों के मिलने के बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक मेल गैमेट और बचा है। तो ये जो मेल गैमेट है वो किसके पास जाएगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई है जो सेंटर सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा ये सेंटर सेल होती है, इसमें प्रेजेंट है 2 पोलर न्यूक्लियाई। इसके साथ मिलकर वो क्या करेगा, ट्रिपल फ्यूजन करेगा। तो ये क्या करेगा, ट्रिपल फ्यूजन करेगा। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है कि जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं ये कैसे होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे, यानी N+N यानी हैप्लॉइड है। तो इस तरीके से ये, और इसके पास एक मेल गैमेट और आएगा तो इसमें एक N और प्लस हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, यानी ट्रिप्लॉइड हो जाएगी। ये सेल जो है वो क्या हो जाएगी, ट्रिप्लॉइड, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो एक बार क्या होगा, एक जो मेल गैमेट है वो एग के साथ फर्टिलाइज होगा, यानी वहाँ पर एग के साथ मिलेगा, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलेगा जो सेंटर सेल में प्रेजेंट है। तो इन दोनों यानी डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एक सिंगेमी होगी और ट्रिपल फ्यूजन होगा। इन दोनों को मिलाकर क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। तो अब हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT। आफ्टर एंट्रिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, यानी किसकी बात हो रही है, पोलन ट्यूब की बात हो रही है। पोलन ट्यूब जो है सिनर्जिड में एंटर होने पर, यानी सिनर्जिड के पास पहुंचेगी और द पोलन ट्यूब रिलीज। तो पोलन ट्यूब वहाँ पे क्या रिलीज करेगी, 2 मेल गैमेट को रिलीज कर देगी। किस में रिलीज करेगी, वो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगी। वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड द एग, एक मेल गैमेट किधर चला जाएगा, एग सेल के पास जाएगा एंड फ्यूज विद इट्स न्यूक्लियस, और उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, दस कंप्लीटिंग द सिंगेमी। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, सिंगेमी हो गया। सिंगेमी मतलब क्या है कि एक जो मेल गैमेट है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, यानी N होगा, और जो एग वहाँ पर प्रेजेंट है वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा यहाँ पर। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, डिप्लॉइड हो जाएंगे, यानी 2N हो जाएंगे, क्योंकि क्या बनेगा, यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन होगा, जिसको जायगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है। दिस रिजल्ट इज फॉर्मिंग ऑफ द डिप्लॉइड सेल्स, डिप्लॉइड सेल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे जायगोट। द अदर मेल गैमेट, और जो दूसरा मेल गैमेट है वो कहाँ जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा, और जो पोलर न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट होगी, सेंटर सेल में, एंड फ्यूज विद, और वो उसके साथ फ्यूज हो जाएगा, देम टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड, और क्या बनाएगा वहाँ पर, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, जिसको हम PEN भी बोलते हैं, PEN। As this involving the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed ट्रिपल फ्यूजन। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है इस फ्यूजन में, यानी 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाइड होते हैं जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सेंटर सेल में जो 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, दोनों हैप्लॉइड होंगे, N होंगे, और एक मेल गैमेट्स के पास जाएगा तो एक मेल गैमेट भी ऐड हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएंगे, वहाँ पर 3N हो जाएंगे, यानी ट्रिपल फ्यूजन। जो सेल होगी वो कैसी होगी, ट्रिप्लॉइड बन जाएगी। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन
सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन एन एम्ब्रॉय सैक। यानी इस टाइप के जो दो टाइप के फ्यूजन है, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, जो एम्ब्रॉय सैक में होते हैं, इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिंगेमी में क्या हो रहा है, एक एग और एक मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है, जो उसको हम सिंगेमी बोलेंगे। और ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो रहा है, दो पोलर न्यूक्लियाई जो सेंटर सेल में प्रेजेंट होते हैं और एक मेल गैमेट मिला के क्या बना रहा है, ट्रिपल फ्यूजन कर रहा है। तो ये दोनों घटनाओं को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आई होप आपको डबल फर्टिलाइजेशन अच्छे से समझ में आया होगा। एन इवेंट्स यूनिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जो इवेंट्स है सिंगेमी और सीधी सी बात है, डबल फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स है वो फ्लावरिंग प्लांट में ही देखने के लिए मिलता है। द सेंटर सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो सेंटर सेल है ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद क्या बन जाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाती है एंड डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाती है। वाइल जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय, और जाइगोट एम्ब्रॉय में बदल जाता है। तो जो जाइगोट बन रहा था मेल गैमेट और एग से मिलकर, वो क्या बन जाएगा, एम्ब्रॉय बन जाएगा। और जो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है वो एंडोस्पर्म बना लेगा। उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस स्ट्रक्चर में ये डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद का एम्ब्रॉय सैक का स्ट्रक्चर है। तो हम इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर ये इसमें एक जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जायगोट किससे बन रहा है, एक मेल गैमेट और एग से मिलकर क्या बनेगा, वहाँ पर जायगोट मिलेगा, जिसका नेचर क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। उसके बाद सेंट्रल एंडोस्पर्म सेल बनेगी इसमें, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो किस नेचर का होगा, यानी ट्रिप्लॉयड होगा, 3n होगा। इसके अलावा इसमें जो सिनर्जिड्स हैं वो कैसे डिजनरेट होने लगेंगी, डिजनरेटिंग होंगी सिनर्जिड्स। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है इसमें डिजनरेटिंग जो है एंटीपोडल सेल्स है, वो भी क्या होने लग जाएंगी, इसमें डिजनरेटिंग होने लगेंगी। तो नेक्स्ट है इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसके स्ट्रक्चर इवेंट्स के बारे में, यानी जो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाले इवेंट्स और स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशंस इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रॉय डेवलपमेंट। जब डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा था उस समय कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, एंडोस्पर्म और एम्ब्रॉय डेवलप हुआ था, जिसमें क्या है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट होगा, और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। कलेक्टिवली टर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डेवलप प्रीसीड्स एम्ब्रॉय डेवलपमेंट। वाई, तो एंडोस्पर्म पहले क्यों डेवलप हो जाता है, एम्ब्रॉय डेवलप होने से पहले। एंडोस्पर्म को पहले डेवलप होने का रीज़न क्या होता है, तो सीधी सी बात है कि जो एंडोस्पर्म है उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन फिल होता है, काफ़ी सारा न्यूट्रिशन उसमें होता है। न्यूट्रिशन इट मीन्स यानी फूड होता है, किसके लिए, एम्ब्रॉय के लिए। तो वो काफ़ी सारा फूड को अपने अंदर फिल करके रखता है, भर के रखता है। तो इसलिए जो एंडोस्पर्म है वो पहले डेवलप होता है और एम्ब्रॉय बाद में होता है, क्योंकि फूड पहले, जब एम्ब्रॉय को फूड मिलेगा तभी वो डेवलप हो पाएगा। तो फूड पहले कंज्यूम करके रखता है किसके, एंडोस्पर्म किसके लिए, एम्ब्रॉय के लिए। वाई द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है वो, उसकी एंडोस्पर्म सेल है वो बहुत तेज़ी से डिवाइड करती है और क्या बनाती है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू को डेवलप करती है। मतलब इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं कि क्या होती है, हमारे पास सेंट्रल सेल होती है, सेंट्रल सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बना देती, आफ्टर फर्टिलाइजेशन पीईसी इट मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाती है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी और डिवाइड होने के बाद क्या बना देगी, यानी ये रैपिडली डिवाइड करेगी और एंडोस्पर्म टिश्यू का निर्माण करेगी, यानी एंडोस्पर्म टिश्यू बना देगी, जो क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, यानी इसका जो नेचर होगा वो कैस में होगा, 3n होगा।
The cell of this tissue are filled with reserve food material and are used for nutrition of developing embryo. तो वही भी आपको बताया था कि जो सेल है वो उसमें क्या फिल होगा, काफ़ी सारा फूड रिजर्व होगा, फूड मटेरियल उसमें रिजर्व होगा जो न्यूट्रिशन के लिए काम आएगा, यानी एज अ न्यूट्रिशन उसका यूज होगा जब एम्ब्रॉय डेवलप होगा. In the most common type of endosperm developed the PEN यानी primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. अब क्या होगा, इसमें जो PEN है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा और क्या बनाएगा, NE बनाएगा. NE यानी मतलब कि एंडोस्पर्म बनाएगा, और जो एंडोस्पर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो काफ़ी सारी, ऐसे इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो PEN है इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा, और ये काफ़ी सारी जो सेल्स हैं यानी काफ़ी सारी सेल्स में यानी काफ़ी सारे न्यूक्लियर यहाँ पर डिवाइड होंगे, काफ़ी फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे. यहाँ पर फ्री न्यूक्लियाई बनने के बाद फिर इसके ऊपर क्या होगा, एक सेल बनेगी, यानी एक सेल वॉल बन जाएगी, और ये जो फ्री न्यूक्लियाई है वो सेलुलर न्यूक्लियाई बन जाएंगे, यानी सेलुलर एंडोस्पर्म बनेंगे. तो ये फ्री न्यूक्लियाई है, बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलप इज कॉल्ड फ्री सेलुलर एंडोस्पर्म. तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे. सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर. तो बाद में क्या होगा, सेल वॉल बनने लगेगी और ये क्या बन जाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाएगा. द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलाइजेशंस वेरी ग्रेटली. तो ये डिपेंड करता है कि कितने फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे, ये सीड के ऊपर डिपेंड करता है, किसी में कम बनते हैं तो किसी में ज़्यादा बनते हैं. द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विद इज़ नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. तो आपने कोकोनट देखा होगा और उसके अंदर आपने जो वाटर देखा है, पानी देखा है, वो कुछ नहीं होता है, वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, जो किसका बना होता है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई का बना होता है. एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल इज़ द सेलुलर एंडोस्पर्म. और जो उसकी चारों तरफ जो वाइट वाला जो पार्ट होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है. एंडोस्पर्म में आइदर वी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रॉय बिफोर सीड मैचुरेशन. तो कुछ जो एम्ब्रॉय होते हैं जब सीड डेवलप होने से पहले ही वो क्या करते हैं, कंप्लीट एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेते हैं, यानी खा जाते हैं. अभी हमने क्या देखा था कि जो एंडोस्पर्म है वो फूड रिजर्व करके रखता है, किसके लिए, एम्ब्रॉय के लिए. तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ सीड ऐसे होते हैं, फ्रूट ऐसे होते हैं जो जब तक उनका सीड डेवलप नहीं हो पाता है उससे पहले ही वो सारे एंडोस्पर्म को क्या कर जाते हैं, कंज्यूम कर देते हैं, खा जाते हैं. जिसके एग्जांपल में आपका आ जाएगा पी, ग्राउंडनट और वीन आ जाएगा. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके नीट एग्जाम में. इट मे परसिस्ट इन द मैच्योर सीड कास्टर एंड कोकोनट एंड बी यूज अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन. तो कुछ ऐसे होते हैं जो सीड मैचुरेट होने से पहले कंप्लीट एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं करते, जिसमें कास्टर और कोकोनट आ जाता है. अभी हमने इसका एग्जांपल पढ़ा था कोकोनट के बारे में. तो अब वो किसके काम, बाद में वो किसके काम आता है, सीड जर्मिनेशन के यूज में उसको लिया जाता है, जो बचा हुआ एंडोस्पर्म होता है. नेक्स्ट बात करते हैं एम्ब्रॉय की. जायगोट से एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन होता है. एम्ब्रॉय डेवलप एट द माइक्रोफाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रॉय सैक वेयर द जायगोट इज सिचुएटेड. यानी जो एम्ब्रॉय सैक है, एम्ब्रॉय सैक का जो माइक्रोफाइलर एंड होता है जहाँ पर जायगोट सिचुएटेड होता है, यानी जायगोट प्रेजेंट होता है, वह जायगोट ही क्या करता है, एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट करता है, यानी जायगोट से ही एम्ब्रॉय बनता है. Most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. मोस्टली जो जायगोट है तभी डिवाइड होते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट एंडोस्पर्म का बन जाता है. जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, जो जायगोट है एम्ब्रॉय को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, यानी जब ज़्यादा से ज़्यादा एंडोस्पर्म बन जाएगा तो तभी जायगोट का फॉर्मेशन होगा. दिस इज़ एन एडेप्टेशंस टू प्रोवाइड एंश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रॉय.
तो ये क्या है, एक अडेप्टेशन है जो क्या करता है, एंश्योर्ड यानी 100% न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रॉय को। जब एम्ब्रॉय डेवलप हो रहा होता है तो उसको जो न्यूट्रिशन है, फूड है, वो कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म ही प्रोवाइड करता है। तो द सीड्स differ greatly the early stage of embryo development. Embryogeny are similarly in both monocotyledon and dicotyledon. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन क्या होता है। मोनोकोटिलेडन यानी मोनोकोट हम उस ऐसे प्लांट्स के सीड्स को बोलते हैं जिसमें एक ही कोटिलेडन प्रेजेंट होता है, और डाई यानी टू यानी दो कोटिलेडन प्रेजेंट है। ऐसे सीड्स जिसमें टू कोटिलेडन मिलते हैं। कोटिलेडन इट मीन्स ऐसे सीड्स जो अगर हम उनको डिवाइड करेंगे तो वो इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाने चाहिए, तो उनको हम डाइकोट बोलेंगे। और ऐसे सीड्स जैसे कि वीट की हम बात करते हैं, तो अगर हम वीट को डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, राइस इक्वल टू पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं वीट और राइस के अलावा अगर हम ग्राम की चने की बात करते हैं तो वो टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है, तो वो डाइकोटिलेडन का एग्जाम्पल है। तो फिर यहाँ पर बताया गया है कि जब अर्ली स्टेज होती है एम्ब्रॉय की, तब मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन सिमिलर होते हैं, यानी एक जैसे दिखाई देते हैं। और वो जैसे जैसे वो डेवलप होते हैं तब उसके बाद वो बाद में डिफ़र हो जाते हैं, यानी अलग अलग दिखते हैं। फिगर 2.13 में हम देखेंगे कुछ स्टेजेस है एम्ब्रॉयजेनी की, जिसमें डाइकोटिलेडन एम्ब्रॉय को दिखाया गया है। चलिए तो हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहले हम देख लेते हैं। आप ये जायगोट का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इसमें सबसे पहले होगा अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल यानी एक सेल इसकी छोटी होगी और एक सेल इसकी बड़ी होगी। जैसे आप अपर वाला जो पार्ट देख पा रहे हो, ये बड़ी सेल है, तो इसका नाम जो होगा इसको हम बेसल सेल भी बोलेंगे, बेसल सेल। और इसके जो स्मॉल वाला जो पार्ट है यानी नीचे वाला जो पार्ट है, इसको हम टर्मिनल सेल बोलेंगे। तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, बेसल सेल और टर्मिनल सेल के पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगी। तो ये इसमें एक अनइक्वल डिवीजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आप ये जो बेसल सेल है, जो ऊपर वाला पार्ट है, वो जो ग्लोबुलर एम्ब्रॉय है, ग्लोबुलर एम्ब्रॉय का ये वाला पूरा जो पोर्शन है वो कौन बनाएगा, बेसल सेल बनाएगा। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो कौन बनाएगी, टर्मिनल सेल बनाएगी। तो जो सस्पेंसर जो आप देख पा रहे हो, ये बेसल सेल से ही बना हुआ है। तो सबसे पहले जब जायगोट का डिवीज़न होगा यहाँ पर, यानी अनइक्वल डिवीज़न होगा, तो सबसे पहले क्या बनेगा, ग्लोबुलर एम्ब्रॉय बनेगा। उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रॉय के बाद बनेगा हार्ट शेप एम्ब्रॉय, और हार्ट शेप एम्ब्रॉय के बाद बनेगा मैच्योर्ड एम्ब्रॉय। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, डिवीज़न होगा। चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आपको, द जायगोट गिव राइज टू द प्री एम्ब्रॉय एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर्ड एम्ब्रॉय। तो जो जायगोट है वो प्री एम्ब्रॉय बने, प्री जायगोट है वो क्या बनाएगा, प्री एम्ब्रॉय बनाएगा, और उसके बाद क्या बनाएगा, ग्लोबुलर हार्ट शेप और मैच्योर्ड एम्ब्रॉय बनाएगा। आ टिपिकल डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रॉय कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रॉयनल एक्सिस एंड टू कोटिलेडन। एक जो टिपिकल डाइकोटिलेडन एम्ब्रॉय है उसमें क्या होता है, एक एम्ब्रॉयनल एक्सिस होती है और दो कोटिलेडन होते हैं। चलो तो इसको हम देखते हैं फिगर 2.14 के ए में देख लेते हैं। जैसे आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस स्ट्रक्चर का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है क्या है, एम्ब्रॉयनल एक्सिस है। ये वाला जो पूरा की पूरा जो बड़ा वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रॉयनल एक्सिस के नाम से जानेंगे। और इसके ये वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या है, दो कोटिलेडन है, एक ये रहा 1 और दूसरा ये रहा। यानी तो इसमें यही बताया गया है कि जो एक टिपिकल डाइकोटिलेडन एम्ब्रॉय है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक एम्ब्रॉयनल एक्सिस होती है और दो कोटिलेडन होते हैं। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रॉयनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन इज द एपिकोटाइल। तो जो पोर्शन होता है एम्ब्रॉय एक्सिस का, उसका जो ऊपर वाला जो लेवल है, किसके ऊपर वाला, कोटिलेडन का जो अपर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल बोलते हैं। विच टर्मिनेट विद द
प्लूम्यूल और स्टेम रूट, जो किसके साथ टर्मिनेट होता है, प्लूम्यूल, जिसको हम स्टेम रूट भी कहते हैं। चलिए इसको फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर बोला गया है कि एम्ब्रोइनल एक्सिस का अबव वाला जो पार्ट है, अबव वाला किसके, कोटिलेडन के, यानी ये वाला जो पार्ट है कोटिलेडन का, इसका जो अबव यानी ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल, यानी ये वाला जो पार्ट है उसको हम एपिकोटाइल बोलेंगे। और एपिकोटाइल है वो किसके साथ में टर्मिनेट है, प्लूम्यूल के साथ, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम टिप भी कहते हैं। स्टेम टिप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टेम का निर्माण करता है, स्टेम जो है वो इसी से बनता है। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन, और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है जो कोटिलेडन के नीचे वाला यानी बिलो वाला जो पार्ट होता है उसको हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। दैट टर्मिनेट, जो किसके साथ टर्मिनेट होता है, लोअर एंड के, मैंने लोअर एंड पर होता है, रेडिकल और रूट टिप पर। तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन, कोटिलेडन का जो नीचे वाला पार्ट है, यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बिलो वाले पार्ट की बात करते हैं। यानी सीधी सी बात है, कहना चाह रहा है कि जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन इज हाइपोकोटाइल। तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, कोटिलेडन के बिलो यानी नीचे वाला ये सिलेंड्रिकल जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल बोलते हैं। और जो किसके साथ टर्मिनेट होता है, रेडिकल के साथ टर्मिनेट होता है, जिसको हम रूट टिप भी बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रूट टिप भी कहते हैं। रूट टिप इट मीन्स क्या है कि यहाँ से क्या बनती हैं, रूट बनती हैं। नेक्स्ट है द रूट टिप इज कवर्ड विद रूट कैप। रूट टिप हमेशा किससे कवर्ड होती है, रूट कैप से कवर्ड होती हैं। एम्ब्रॉयस ऑफ मोनोकोटिलेडन्स पोसेस ओनली वन कोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन्स का जो एम्ब्रॉय है उसमें ओनली वन ऑब्वियसली बात है, मोनोकोटिलेडन का एम्ब्रॉय है तो कितने कोटिलेडन होंगे इसमें, ओनली वन कोटिलेडन। इन द ग्रास फैमिली द कोटिलेडन इज कॉल्ड स्क्यूटुलम, यानी ग्रास फैमिली का जो कोटिलेडन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटुलम बोलते हैं। दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड वन साइड लेटरल ऑफ द एम्ब्रोनल एक्सिस। ये कहाँ पर स्थित होता है, यानी एम्ब्रोनल एक्सिस के वन साइड ये स्थित होता है। तो इसको हम देख लेते हैं फिगर के अकॉर्डिंग, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ग्रास के एम्ब्रॉय का स्ट्रक्चर है। और हमने पढ़ा कि जो ग्रास होती है वो मोनोकोटिलेडन होती है, और हमने ये भी पढ़ा कि जो मोनोकोटिलेडन का जो कोटिलेड है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटुलम बोलते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी ये यहाँ पर सिचुएटेड है और इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यूटुलम। नेक्स्ट देखते हैं, एट द लोअर एंड द एम्ब्रोनल एक्सिस हैज रेडिकल एंड root cap enclosed in an undifferentiated sheath called कोलोराइजा। तो इसको भी हम फिगर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। यानी हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो लोअर एंड होता है किसका, एम्ब्रोनल एक्सिस का, वहाँ पर क्या होता है, रेडिकल होता है और रूट कैप होती है। ये देखिए, पहले हम यहाँ पर बता देते हैं, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रोनल एक्सिस है। ये क्या है, इसका एम्ब्रोनल एक्सिस है। और हमने इसमें पढ़ा कि जो एम्ब्रोनल एक्सिस है उसका जो लोअर एंड होता है वहाँ पर क्या होता है, रेडिकल, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, रेडिकल और रूट कैप होता है। और हमने क्या पढ़ा कि जो रेडिकल रूट कैप होता है वो एनक्लोज होता है एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलोराइजा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कोलोराइजा, ये क्या है, एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ है, इसके अंदर प्रेजेंट है रेडिकल और रूट कैप प्रेजेंट है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटुलम इज द एपिकोटाइल। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एम्ब्रोनल एक्सिस का जो पोर्शन है, अगर हम उसकी लेवल, इसको हम स्ट्रक्चर से समझेंगे तब अच्छे से आपको समझ में आएगा।
यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि उस लाइन में बोला गया है कि जो पोर्शन है एम्ब्रॉयनल एक्सिस का, यानी पूरी लाइन में बोला गया है द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रॉयनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट स्क्रूटम, यानी हम उस पोर्शन में जाएंगे जहाँ पे स्क्रूटम अटैच है। स्क्रूटम का कहाँ पर अटैच है, ये स्क्रूटम वाला पार्ट है जहाँ से ये स्क्रूटम क्या है, अटैच है, हम इस वाले पोर्शन में जाएंगे। तो जो एम्ब्रॉयनल एक्सिस का जो पार्ट है जो कहाँ से स्क्रूटम से अटैच होता हुआ जा रहा है, तो उस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, उस वाले पार्ट को हम बोलेंगे एपिकोटाइल। तो ये वाला जो पोर्शन है जो स्क्रूटम से अटैच है, किसका पोर्शन, एम्ब्रॉयनल एक्सिस का, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल Epicotyle has a shoot apex and a few leaves primordia enclosed in a hollow flower structure, the coleopodile। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो कोटाइल है वहाँ पर एक सूट अपेक्स होता है और कुछ फ्यू लीव्स प्रीमोडिया होते हैं। फ्यू लीव्स प्रीमोडिया का मतलब जो क्या करते हैं, यानी लीव्स बनाते हैं, या लीव्स को जनरेट करते हैं, लीव्स बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं लीफ प्रीमोडिया। तो एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, उस हॉलो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कॉलीपोडाइल बोलते हैं। देख लेते हैं इसको भी हम स्ट्रक्चर में, जैसे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सूट अपेक्स प्रेजेंट है, ये देखिए सूट अपेक्स प्रेजेंट है। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ये है कॉलीपोडाइल के अंदर प्रेजेंट है। ये एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है पूरा, हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, सूट अपेक्स प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, लीफ प्रीमोडिया जो क्या बनाते हैं, लीफ बनाते हैं। तो ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलीपोडाइल बोलते हैं, इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है।